प्रिय विद्यार्थियों, इटली के एकीकरण संबंधित व्याख्यान के प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थीं और इस एकीकरण को मैज़िनी, गैरिबाल्डी और कावूर के योगदान के द्वारा संभव बनाया जा सका, जिसके कारण मैज़िनी को इटली के एकीकरण की आत्मा, गैरिबाल्डी को एकीकरण की तलवार और कावूर को एकीकरण का मस्तिष्क कहा जाता है। आज हम इस एकीकरण के विभिन्न चरणों के विषय में जानेंगे, जिनके द्वारा 1870 और 71 ईस्वी तक इटली का एकीकरण संभव हो सका। कावूर ने एकीकरण के संदर्भ में अपने सामने दो लक्ष्य रखे। पहला, इटली का प्रश्न यूरोप का राजनीतिक प्रश्न बन जाए और दूसरा, किसी विदेशी सत्ता से मित्रता हो जाए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रीमिया का युद्ध महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें कावूर ने फ्रांस और ब्रिटेन को रूस के विरुद्ध सहायता देकर उनसे मैत्री प्राप्त कर ली। तत्पश्चात पेरिस के शांति सम्मेलन में उसने अपने पक्ष को इतनी मजबूती से प्रस्तुत किया कि सभी को यह प्रतीत होने लगा कि ऑस्ट्रिया ही इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार कावूर ने इटली के प्रश्न को यूरोपीय प्रश्न बना दिया। इस परिवर्तन से प्रभावित होकर यद्यपि ऑस्ट्रिया ने कुछ उदारवादी रुख अपनाया, किंतु इससे इटालियन देशभक्तों का विरोध कम नहीं हुआ। वेनिस के निर्वासित नेता मानिन ने इस नीति के विषय में कहा था, हम नहीं चाहते कि ऑस्ट्रिया अपनी इटली संबंधी नीति में सुधार करे, बल्कि यह चाहते हैं कि वह इटली से निकल जाए। एकीकरण के प्रथम चरण में लोम्बार्डी की प्राप्ति हुई। मई 1858 ईस्वी में कावूर ने नेपोलियन तृतीय से मिलकर प्लम्बियर्स का समझौता किया, जिसमें नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली को सहायता देने का निश्चय किया। इसी कारण 29 अप्रैल को इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध आरंभ हो गया और 3 मई को इसमें नेपोलियन भी शामिल हो गया। आरंभ में ही लोम्बार्डी जीत लिया गया और बीच में ही नेपोलियन ने बिना सार्डिनिया से पूछे ऑस्ट्रिया से विला फ्रैंका की संधि कर ली और ज्यूरिख की संधि में इस संधि की पुष्टि भी कर दी। यह संधि कावूर की आशाओं पर तुषारापात थी। उसने विक्टर एम्मैनुएल को अकेले ही संघर्ष जारी रखने की सलाह दी, जिससे बुद्धिमान राजा इम्मानुएल ने नहीं माना और क्रोधित होकर कावूर ने त्यागपत्र दे दिया। एकीकरण का दूसरा चरण मध्य इटली की डचियों का इटली में विलय था। लोम्बार्डी की प्राप्ति की खबर सुनकर परमा, मोडेना और टस्कनी की जनता ने भी विद्रोह करके शासकों को हटा दिया। बोलोग्ना तथा रोमेग्ना में जनता ने पोप के एल्चियों को निकालकर अस्थायी सरकारों को स्थापित किया। इन डचियों ने सार्डिनिया पिडमोंट में मिलने की इच्छा व्यक्त की, किंतु विक्टर इम्मानुएल इसके लिए राजी नहीं था। ब्रिटेन को इस विलय से कोई ऐतराज नहीं था, किंतु नेपोलियन तैयार नहीं था। अंततः कावूर पुनः पद पर आया और नेपोलियन को सेवाम और नीज देने की शर्त पर इस विलय की सहमति कराई। इस प्रकार मध्य इटली की इन डचियों के सार्डिनिया में विलय के साथ ही इटली के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ। दक्षिण स्थित इटली के राज्यों के विलय हेतु कावूर ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और अपना ध्यान विदेशी राजाओं की मित्रता तथा विदेशी सहायता से हटाकर मैज़िनी और गैरिबाल्डी की विद्रोहात्मक नीति का सहारा लिया। उसने कहा, यूरोप की शक्तियों के साथ कूटनीति द्वारा मुझे उत्तर की ओर से इटली का एकीकरण नहीं करने दिया गया। अब मुझे क्रांति का सहारा लेकर दक्षिण की ओर से इटली का एकीकरण करना होगा।
मई 1859 ईस्वी में नेपल्स और सिसिली के शासक फर्डिनेंड द्वितीय की मृत्यु हो गई और फ्रांसिस द्वितीय शासक बना, जो एक अयोग्य व्यक्ति था। क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया और गैरीबाल्डी से सहायता की विनती की। गैरीबाल्डी ने सहायता स्वीकार की, किंतु यह शर्त रखी कि यह विद्रोह विक्टर इमैनुअल के नाम से होगा। कावूर चाहते हुए भी इसमें सहायता नहीं कर सकता था, अतः उसने गुप्त रूप से सहायता की और ब्रिटेन ने भी गैरीबाल्डी को सहायता उपलब्ध कराई। 5 मई 1860 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने अपने लाल कुर्ती दल के 1000 सेवकों के साथ सिसिली की ओर कूच किया और जून के अंत तक सिसिली पर अधिकार कर लिया। अगस्त 1860 में ही नेपल्स पर आक्रमण कर 6 सितंबर को वहां भी अधिकार कर लिया। वह आगे रोम पर चढ़ाई करना चाहता था, किंतु इसमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं, जैसे रोम पर आक्रमण की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कठिनाई उत्पन्न हो सकती थी। काबूर को यह भी आशंका थी कि कहीं विजित स्थानों पर गैरीबाल्डी गणतंत्र की स्थापना न कर दे। यह भी संभव था कि गैरीबाल्डी वेनेशिया पर आक्रमण कर दे। ऐसे में ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस दोनों का सामना करने की स्थिति पैदा हो सकती थी। इन कठिनाइयों से आशंकित होकर काबूर ने गैरीबाल्डी को रोकने का निश्चय करते हुए यह घोषणा की, इटली को विदेशी हस्तक्षेप से, बुरे और विदेशी सिद्धांतों से एवं अदूरदर्शी तथा दीवाने नेताओं से बचाना आवश्यक है। उसने गैरीबाल्डी से पूर्व ही कोई निश्चित और ठोस कार्यवाही करने का निश्चय किया। नेपोलियन तृतीय का अनुकूल रुख परख कर 11 सितंबर को पोप की रियासतों पर सफल हमला कर दिया तथा अम्ब्रिया और मार्चेस पर अधिकार कर लिया। नेपल्स एवं सिसिली में जनमत संग्रह करवाए जाने पर उन्होंने सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राज्य में मिलने की इच्छा जाहिर की। 18 अक्टूबर को जब विक्टर इमैनुअल ने नेपल्स में प्रवेश किया, गैरीबाल्डी ने अपनी पूरी सेना और शक्ति सम्राट को समर्पित कर दी तथा उनके सम्मिलित प्रयासों से कैपुआ तथा गेत को भी जीत लिया गया। 18 फरवरी 1861 को ट्यूरिन में प्रथम इटालियन संसद बुलाई गई, जिसमें रोम और वेनिस को छोड़कर पूरी इटली के प्रतिनिधि थे। विक्टर इमैनुअल को संयुक्त इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया और 6 जून 1861 को काबूर की मृत्यु हो गई। इटली को वेनेशिया की प्राप्ति प्रशा के कारण हुई। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध में इटली ने प्रशा का सक्रिय साथ दिया। यद्यपि इटली की सेनाएं इस युद्ध में पराजित हुईं, किंतु प्रशा की विजय उपरांत संधि के समय बिस्मार्क ने पूर्व निश्चित वादे के अनुसार सार्डिनिया पिडमॉन्ट को लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया से दिला दिया। एकीकरण के अंतिम चरण में इटली को ऐतिहासिक राजधानी रोम की प्राप्ति हुई। इस रोम की प्राप्ति फ्रैंको प्रशियन युद्ध के कारण हुई। यद्यपि पहले भी 1867 में गैरीबाल्डी रोम प्राप्त करने का असफल प्रयास कर चुका था। प्रशा से युद्ध करते समय फ्रांस ने रोम स्थित अपनी सेना को वापस बुला लिया। इटली के लिए यह स्वर्णिम अवसर था और इस अवसर का लाभ उठाकर 11 सितंबर को इटालियन सेनाओं ने रोम पर अधिकार कर लिया और जनमत संग्रह के पक्ष में निर्णय होने पर उसे इटली में मिलाकर उसे इटली की राजधानी बनाया। 2 जून 1871 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल ने इस ऐतिहासिक राजधानी में प्रवेश किया और 1815 ईस्वी में जो सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र मानी गई थी, वह इटली हकीकत में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गई। प्रोफेसर AJP टेलर ने लिखा है, इटली के एकीकरण ने वह काम पूरा किया
जो क्रीमिया के युद्ध ने आरंभ किया था, और वह कार्य था यूरोपीय व्यवस्था का नाश। इस प्रकार इटली का एकीकरण संपन्न हुआ।